नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल अपडेट्स और मेरा नाम है प्रभु। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के वार्ड नंबर 4 में और वार्ड नंबर 4 के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं राजीव रॉय, आज हम उनसे मुखातिब होंगे और जानेंगे कि वार्ड नंबर 4 पूर्णिया में कहाँ अपनी जगह रखता है। सर, ऐसे तो पूर्णिया में 46 वार्ड है और वार्ड नंबर 4 इन 46 वार्ड में वार्ड नंबर 4 को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारा वार्ड अति पिछड़ा वार्ड था। पहले पूर्व में इसमें यदि देखिएगा तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था और मैं ऐसे हाथ से अपने हाथ में इस वार्ड को लिया हूँ जो नस्तो नाबूद था और उसको सही रास्ते पे लेके चलने का काम वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 4 के द्वारा किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे थे, अब कहाँ है कोई मुद्दा। अब एक ही मुद्दा हमारे लिए रह गया है कि लोगों के घर तक सड़क पहुंचाना और लोगों को छत देना। नहीं तो और ये बीच का कमीशन खोरी, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई किसी के द्वारा ठगा जाना, ये सब काम अभी बंद है। और हमारा वार्ड जो हम संकल्पित हैं कि हम अपना वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाएं, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और उम्मीद है कि हम फिर आपको बता दे रहे हैं कि उम्मीद है कि कम से कम 60 से 70% काम हम इस पंचवर्षीय योजना में करेंगे और यदि जनता आगे आशीर्वाद फिर देती है तो जो 30% काम है वो अपने पंचवर्षीय में कार्यकाल में पूरा करेंगे। सड़क, बिजली और आवास की जहाँ तक बात है तो उस पर आप तत्परता से लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षा की जो कमी है वार्ड नंबर 4 में देखा गया है अब तक, तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहें? देखिए, शिक्षा पे एक सवालिया निशान यदि ये उठता है कि शिक्षा आप सिर्फ सरकार के मत्थे नहीं मढ़ सकते हैं, इसमें आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को यदि स्कूल भेजने के लिए तत्पर हैं, कॉन्शस हैं, तो आपका बच्चा पढ़ेगा। तो ये जागरूकता फिर कौन फैलाएगा? आपके जैसे प्रतिनिधि ही तो जागरूकता फैलाएंगे ना। फिर देखिए, वो हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप स्कूलों में जाइए, बच्चे लोग यहाँ पहले से तादाद बढ़ा है। हम चाहते हैं कि यहाँ के सबसे अंत में बैठा लोग भी मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन फिर आपको बोलते हैं इसमें उसका जो है जागरूक होना, गार्जियन का जागरूक होना सबसे बड़ा बात है। तो हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं और आगे करेंगे। इसके लिए अभियान भी चलाएंगे कि आप अपने बच्चों को सिर्फ सरकार के द्वारा वस्त्र, साइकिल या राशन आवंटन कर देने से आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए। कि वार्ड नंबर 4 में जो है आवास योजनाओं का भी लाभ काफ़ी लोगों को मिल रहा है, क्या कुछ? देखिए, हम लोग जब यहाँ पे वार्ड में नया वार्ड पार्षद आया तभी कुछ लोगों का अनुशंसा किया गया था नगर निगम में, जिसको महापौर साहिबा और उसके बाद जाके नगर आयुक्त महोदय, इन सभी लोगों के द्वारा फिर से सरकार के द्वारा उन लोगों को लाभुक को लाभ देने का निर्णय किया गया। तो उसी विषय में जिन लाभुक का ये पास हुआ उसको कल कार्यादेश देने का वार्ड नंबर 4 में 54 लोगों को कार्यादेश सौंपा गया और हम बोलेंगे कि उन सभी लोगों को कि आप पैसा मिलने के बाद अपना घर बनाए, आप अपना आशियाना बनाए और वार्ड पार्षद को सिर्फ और सिर्फ अपना आशीर्वाद बना के रखें। सर, अमूमन देखा जाता है कि जो आवास योजना मिलता है सरकार के द्वारा लोगों को, तो वो पैसा लोगों तक पहुंचता तो है, लेकिन लोग महत्व नहीं समझते हैं घर का और पैसे को इधर उधर में खर्च कर देते हैं और घर बना नहीं पाते हैं। देखिए, जितने भी लाभुक हैं उन सबों से मैं निवेदन करूंगा कि जिस मद में आपको पैसा मिल रहा है मकान बनाने के लिए, आप अपना मकान तैयार करें, आप अपना आशियाना तैयार करें और खुशी खुशी रहें। उस पैसे को यदि आप दूसरे चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। तभी इसके लिए आप सबों से फिर निवेदन करूंगा कि आपको आवास मद में जो पैसा मिला है आप पूर्ण रूपेण आवास बनाएं और आप सुखी जीवन व्यतीत करें, जिससे कि आपके सर पे छत होगा तो आपका कमाया हुआ शेष पूंजी आप स्टोर कर सकते हैं। आप एक बातचीत के दौरान कह रहे थे कि जो बिचौलियों से सावधान रहे लोग,
और ख़ास करके जो सीधा साधे लोग हैं, वो आम लोग हैं, बिचौलियों के चंगुल में फंसते हैं, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, वार्ड नंबर 4 का जहाँ तक सवाल है, या पूरे आप देश प्रदेश का बात ले लीजिए, उसको खत्म करने के लिए पब्लिक को खुद सरकार से जुड़ना होगा। आप किसी का लॉलीपॉप पे नहीं जाएं। आपको यदि देखिए, आप अपना यदि कोई मजदूरी मार के और किसी ठेकेदार के पास जाते हैं कि आज हम काम पे नहीं जाएंगे और आपके साथ रह के हम अपना काम करवाएंगे, आप खुद सरकार से जुड़े, उनके कर्मचारी से जुड़े, जिससे आपको सही चीज़ का पता चलेगा। आप अपना 5,000 10,000 घूस किसी को देते हैं, 1 2 3 4 दिन बोल के, 1 साल 2 साल, और धीरे धीरे वो पैसा आपका ख़त्म हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि यदि कोई बिचौलिया या कोई भी आपको किसी भी योजना के नाम पे पैसा ले रहा है, तो आप अपने जनप्रतिनिधि से, आप अपने क्षेत्र के नगर निगम से, ब्लॉक से, सरकारी ऑफिसर से आप इस चीज़ को मालूम करें कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो ही आप कहीं पे 10 रुपया लेन देन करें, और आप डायरेक्ट सरकार से जुड़े और बिचौलियों से सावधान रहें। सर, लोग सरकारी योजनाओं के बारे में सही ढंग से जान सके और सुचारू ढंग से लोगों तक योजनाएं पहुंच सके, इसके लिए ही आपके जैसे जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, जिसकी वजह से बिचौलिया फायदा उठा लेते हैं इसका? देखिए, और सब जनप्रतिनिधि का बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं अपने मोबाइल पे अभी दिखाना चाहूँगा। मेरा एक ग्रुप चलता है लगभग 4 साल से 5 साल से, वार्ड नंबर 4 पूर्णिया बिहार, और इसमें लगभग 1,000 लोग हमारे वार्ड के जुड़े हुए हैं, 700-800 लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी योजना आता है, कोई भी यदि सरकार के द्वारा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम होता है, तो हम इस ग्रुप में डालते हैं, जिससे लोगों तक यह बात पहुंचता है। मैं आपके माध्यम से और सभी लोगों को जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जीते हुए प्रतिनिधि को बोलेंगे कि आप बेहतर तरीके से एक ग्रुप बनाएं, और सरकार का कोई भी योजना निकलता है तो उस ग्रुप में डालें, जिससे कि लोगों को डायरेक्ट उसका फ़ायदा पहुंचे। अब इन सब चीज़ों से थोड़ा हट के हम सवाल करना चाहेंगे कि आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी में अस्थाई सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है आप सक्रिय थे उनमें। तो क्या कुछ हुआ विचारधाराओं को लेकर के कि आप जन स्वराज में फिर आ गए? देखिए, मैं भाजपा का सपोर्टर रहा था और मैं वोटिंग भी भाजपा को करता था, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता को यदि अनदेखी का शिकार होना पड़े तो शायद कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचती है। और विचारधारा का बात है तो विचारधारा का लड़ाई चलते रहता है। यदि हमसे कोई बेहतर आदमी समाज को मिलेगा तो समाज उसको गले लगाने का काम करती है। तो हमें जनस्वराज में अपना एक जगह मिला, एक इज्जत मिली, और उनका विचारधारा हमें बेहतर लगा, तो इसके लिए जनस्वराज के तरफ रुख हुआ। और हम जनस्वराज के लिए पूरे जोर शोर से पूर्णिया में मेहनत करेंगे। 24 तारीख से हम लोग सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। 23 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद 24 से हम पूर्णिया में सदस्यता अभियान चालू करेंगे, और हर एक वार्ड, हर एक घर पहुंचने का जनस्वराज काम करेगी। और हमें उम्मीद है कि हर एक बार जो नेताजी के नाम पे यहाँ का समाज नेताजी को वोट करते थे, इस बार अपना बेटे के नाम पे, अपने माँ बहन को सुदृढ़, अपने समाज को बेहतर बनाने का, अपने बिहार को बेहतर बनाने का, अपने ज़िला को बेहतर बनाने के नाम पे वोट करें। तो देखिएगा आपका समाज सुधरेगा, हम बेहतर तरीके से जी पाएंगे। हम जातिवाद के किसी मुद्दे पे कभी भी चुनाव जनस्वराज पार्टी नहीं लड़ेगी। हम यहाँ के विकास को और यहाँ के लोगों के तकलीफ़ों को समझ के उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा मुद्दा कभी भी जातिवाद नहीं होगा। हमारा मुद्दा सड़क, नाला, रोड, गरीबी, पलायन, शिक्षा, इसी के नाम पे होगा। और आगे यदि हम पसंद आएंगे जनता को, जनता हमें अपने दिल में जगह देगी। तो सर, रोड, बिजली, नाला वगैरह वगैरह की बातें सभी पार्टियां करते हैं, और उनके द्वारा जो घोषणा पत्र होता है उनमें इन सब चीज़ों को बखूबी बताया जाता है।
लेकिन जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार को अब तक जहां होना चाहिए था देश के मापदंड में, अगर बिहार को आप देखें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। तो अब तक वो जो गौरव बिहार हासिल नहीं कर पाया है, क्या जनसुराज अगर सत्ता में आएगी तो बिहार को एक नया बिहार बनाया जा सकता है? जी एकदम बिल्कुल नया बिहार बनाया जा सकता है। हम फिर आपको बोलते हैं, जहाँ का इंसान बॉम्बे दिल्ली को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, 100 माले का बिल्डिंग दिया, वहाँ मेहनत करके कंपनी को देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए अपना 100% देता है, जहाँ पे 18-18 घंटा दिल्ली बम्बई में जाके यहाँ का मजदूर काम करता है और यहाँ से मजदूर पलायन होके, एक बात बताइए, अब सेब तोड़ने के लिए हमारा जम्मू कश्मीर जाता है, वहाँ आतंकवाद का शिकार होता है। एक बेहतर सोच के साथ यदि वही चीज़ बिहार के अंदर किया जाए तो आप ये 100% है हमारा बिहार विकसित होगा। हमारी बात एक छोटा सा उदाहरण देंगे, कहीं पे सड़क बन रहा है, आज 20 फीट सड़क बन रहा है, आप फटाक से गए पुराना पोल को उखाड़े 10 फीट बढ़ा दिए, उसी चीज़ को 6 महीने के बाद फिर 4 लेन के लिए टेंडर होता है, फिर बिजली विभाग को जाके डबल खर्च में फिर उसको 10 फीट आगे बढ़ाया जाता है। क्यों ना एक हम नेशनल और इंटरनेशनल टेंडर निकाले इंजीनियरों का, जो कि आके एक बेहतर रूपरेखा बिहार का तैयार करे। जिस तरह महानगरों में अंडरग्राउंड बिजली का व्यवस्था है, अंडरग्राउंड नाले का व्यवस्था है, और ऐसा बहुत सारा मुद्दा है। और आपको यदि सड़क बनाना है तो एक ही बार में आप 4 लेन 6 लेन पास कीजिए, जिससे कि बहुत मुद्दे पे, अभी आप देखिए कि पूर्णिया में यदि और कोई 4 लेन बनेगा, यदि किसी इलाके से होते हुए, तो आपको गैस पाइप उखाड़ना पड़ेगा, नल जल उखाड़ना पड़ेगा, पोल को उखाड़ना पड़ेगा। इससे तो राजस्व का क्षति हो रहा है और यह काम बार बार हो रहा है। कोई सड़क किसी गली में बन रहा है, आप 10 दिन के बाद फिर नल जल के नाम पे उसको तोड़ दे रहे हैं, फिर टेंडर होता है, फिर उसमें खर्च होता है, तो इससे बिहार पीछे जाएगा। इसके विषय में सोचना, और जन स्वराज जो है इसके विषय में पहले से तैयार है कि हमें बेहतर बिहार बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमारे दिमाग में वो सब चल रहा है। हमारे जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी, उनके जहन में है कि किस तरह से हम बिहार को बेहतर बनाएंगे, और यह बेहतर बनाने का काम हम बखूबी करेंगे। उप महापौर महोदया, नगर आयुक्त महोदय और नगर निगम के सभी कर्मी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनके अथक प्रयास के साथ ये योजना पास हुआ है। और 54 हमारे वार्ड के 54 लाभार्थियों को कार्यादेश का चिट्ठी मिला है। हम यही कहना चाहेंगे, जो लाभार्थियों को ये पैसा योजना के तहत मिला है वो अपना घर संपूर्ण तरह से बनाए। पहले तो गड्ढा खोदा जाएगा, फोटो होगा, और उसके बाद उनके खाते में 50,000 राशि दिया जाएगा। पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000। ये थे जनसुराज के पूर्णिया महानगर अध्यक्ष राजीव रॉय और वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि। तो इनसे हमारी आज खास मुलाकात थी और हम जान रहे थे कि आखिर इनका क्या रणनीति है आगे की, और हम इस तरह से आपके साथ फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।